सुप्रभात बच्चों, मैं लोकेश गुप्ता टीजीटी हिंदी माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग हिमालय की बेटियां जो निबंध है नागार्जुन जी द्वारा लिखे, इसके हम लोग आज तीसरे भाग में हैं। ये कक्षा 7 की जो बसंत है उसमें ये पाठ 3 में दिया हुआ है। तो आइए आगे चलते हैं। पिछले पाठ में हमने देखा था कि जो निबंधकार है वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बारे में बात की और उन्होंने ये कहा कि ये दोनों नदियाँ जो है जाकर के समुद्र में मिलती हैं, तो मुझे समुद्र को दामाद और हिमालय को ससुर कहने में जरा भी झिझक नहीं, जरा भी संकोच नहीं। ये बात उन्होंने कही थी। आज उसके आगे हम लोग चल रहे हैं। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। कालिदास ने विरही यक्ष, अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। विरही का मतलब क्या होता है? विरही का मतलब होता है विरह में तड़पने वाला। विरह में तड़पने वाला, और ये पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है, और जो स्त्री के लिए हम यूज करते हैं वो होता है विरहिणी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि किसी कोई व्यक्ति अगर शादीशुदा हो और अगर उसकी पत्नी कहीं बाहर चली जाए, ठीक है, या मायके चली जाए, तो वो मतलब उसके वियोग में रहता है, उसी को हम बोलते हैं विरह। ठीक है, तो विरह में तड़पने वाला पुरुष, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब विरह का मतलब क्या होता है? विरह का मतलब ये होता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा है और उसकी पत्नी अगर काफ़ी दिनों तक मायके में रहे या उससे दूर रहे या किसी कारण से दोनों नहीं मिल पाए, तो पुरुष के मन में जो वेदना होती है, ठीक है, जो दर्द होता है अपनी पत्नी के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? विरह। ठीक है ना, और विरही माने वो व्यक्ति जिसके मन में ये भाव पैदा होता है। ठीक है, तो कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था। असल में कालिदास ने एक रचना लिखी थी मेघदूतम, तो उसमें जो यक्ष होता है उसमें एक नायक होता है यक्ष और यक्षी। तो यक्ष जो होता है वो अपना संदेश मेघ के जरिए माने बादलों के जरिए जो है वो अपना संदेश भेजता है अपनी पत्नी तक। ठीक है, उसी की चर्चा यहाँ पर हुई है। तो जो यक्ष है वो विरही यक्ष जो होता है वो मेघदूत मतलब मेघ से कहता है कि अरे मेघ तुम जा रहे हो तो वेत्रवती नदी का अपना दान देते जाना। ठीक है, वेत्रवती का मतलब होता है बेतवा। वेत्रवती बेतवा नदी को कहते हैं। तो उसने कहा कि तुम जब जाना तो नदी को अपना दान देते जाना, मतलब कि तुम वहां पर बरस जाना। ठीक है ना, प्रेम का प्रतिदान, नदी को प्रेम का प्रतिदान। प्रेम का प्रतिदान का मतलब है प्रतिदान, एक शब्द है बच्चों। प्रतिदान का मतलब क्या होता है? दान के बदले में दिया जाने वाला दान। कैसे भाई? नदियां जो होती हैं उनका पानी भाप बनकर उड़ जाता है, ठीक है, और फिर वो बादलों का रूप लेता है। तो वो कह रहे हैं कि नदी ने तुम्हें जो दान दिया था तुम उसका प्रतिदान कर देना उसको। उसने जो तुम्हें दान दिया था उस दान के बदले में तुम भी उसको दान कर देना। ठीक है ना, क्योंकि शब्द लगा हुआ है प्रति और दान। ठीक है, दान के बदले में दिया जाने वाला दान, कि उसने तुम्हें दान दिया तुम भी उसका प्रतिदान कर देना। ठीक है ना, दान का मतलब देने से बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। वह तुम्हारी प्रेयसी है, ठीक है, वह तुम्हारी प्रेमिका है। और प्रेयसी का मतलब होता है प्रेमिका। ठीक है, प्रेयसी का मतलब क्या होता है? प्रेयसी का मतलब होता है प्रेमिका। तो तुम्हारी प्रेयसी तुम्हारा ये दान पाकर अत्यंत प्रसन्न होगी। कहने का मतलब ये है, देखिए कितने अच्छे इसको समझाया है कि नदियां जो होती हैं वो बादलों को प्रेम के रूप में जल प्रदान करती है। कैसे? भाव के रूप में। ठीक है ना, उनको अपना दान देती है।
तो वो कह रहे हैं कि तुम भी जब जाना वहां से निकलना तो तुम बेतवा नदी को अपना प्रतिदान दे जाना, ठीक है, और तुम्हारा प्रेम पाकर होगा। वो प्रेम क्या है, वो जल के रूप में फिर से, और देखेंगे जल चक्र भी ऐसा ही होता है, नदी और समुद्र का पानी जो है बाज बनकर ऊपर उठता है, फिर बादलों के जरिए बरसता है, फिर वहीं वापस मिल जाता है, ठीक है। तो यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मुझे अचानक ही ये बात याद आ गई, जो उन्होंने अभी ये कही बात, ठीक है, अचानक ही देखकर अचानक ही उनको ये बात याद आ गई, ठीक है। और इन चंचल नदियों को देखकर, मतलब इनकी उछल कूद मैंने देखी है, तो मुझे देखकर ऐसा ये बात अपने आप ही अचानक ही अनायास ही मुझे ये बात याद आ गई और सोचा कि जो महाकवि हैं, कालिदास को महाकवि कहा जाता है, तो वो जो महाकवि हैं कालिदास, उनको भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था, ठीक है ना। मतलब सचेतन रूपक का मतलब ये है कि एक तो सचेतन समझ, जिसमें चेतना सहित, सचेतन का मतलब क्या है, चेतना सहित, क्योंकि सा का मतलब होता है सही, ठीक है ना, और चेतन का मतलब होता है जीवन, ठीक है, जिसमें जीवन है उसको हम बोलते हैं चेतन। तो नदियों को मतलब ये जो कभी आपने देखा कि जो निबंधकार हैं वो जो भी, चाहे वो हिमालय हो, नदियां हो, नदियों को उनकी बेटियां कहते हैं, हिमालय को पिता कहते हैं, कभी उनको ससुर, तो ये जो रूपक दे रहे हैं वो, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि जो कालिदास है उनको भी, वो भी नदियों को इस तरह से वर्णन किया करते थे, ठीक है, उनको रूपक के साथ बांधते थे, ठीक है ना, उनको एक रूप दिया करते थे, ठीक है। रूपक का मतलब रूप से है, असल में रूपक एक अलंकार है, लेकिन आपके समझने के लिए आप समझिए कि उसको एक रूप प्रदान कर रहे हैं वो, ठीक है ना, किसका, प्रेमिका का, और मेघ को किसका रूप दिया उन्होंने, प्रेमी का, ठीक है ना। तो आगे देखिए, दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। वो कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इन नदियों को मैदानी भागों में और पहाड़ों में देखेगा तो ये जो इनका जुदा जुदा रूप है, अलग अलग, जुदा का मतलब क्या है, ठीक है, जुदा का मतलब है अलग, और शक्ल, शक्ल का मतलब क्या होता है, शक्ल का मतलब होता है चेहरा। लोग कहते हैं कभी आईने में अपनी शक्ल देखी, ऐसे लोग बोलते हैं कभी, ठीक है। तो ये शक्ल का मतलब क्या है, चेहरा, ठीक है। तो जब भी उनको कोई जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा, ठीक है। मतलब कोई भी व्यक्ति अनायास अगर इनको देखे इस तरह से, पहले पहाड़ी क्षेत्रों में और फिर मैदानों में, तो जो मैं सोच रहा हूँ ऐसा ही सोचेगा वो। असल में क्या है, जब पहाड़ों में पानी होता है तो चूंकि ऊंचाई है और हमें पता है कि जो जल का गुण है वो क्या है, वो ऊपर से नीचे की ओर बहता है। पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, कभी नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाता है, ठीक है ना। अगर हम ग्लास में पानी ले और नीचे गिराएंगे तो क्या होगा, वो हमेशा नीचे की तरफ ही आएगा, ऐसा नहीं होगा पानी नीचे गिराए और ऊपर की तरफ जाए, ठीक है ना। ऐसे ही जो आग है, आग का गुण हमेशा ऊपर की तरफ, आग को आप कहीं भी जलाएंगे ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ कभी नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये बात है। तो कह रहे हैं जब भी मतलब पहाड़ों से पानी गिरता है तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ऊपर से ऊंचाई से पानी तो बहुत तेजी से आता है वो, क्योंकि जब समतल मैदानों में आता है तो पानी सतह में आ जाता है, ठीक है। तो उस कारण से फिर वो शांत और गंभीर होकर बहता है धीरे धीरे। तो वो कह रहे हैं कि जब इस तरह से दोनों अलग अलग रूपों में कोई देखेगा तो उसके मन में ये बात अनायास ही पैदा हो जाएगी, ठीक है, जो मेरे मन में आई। आगे देखिए, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। अब काका कालेलकर जो एक बहुत ही बड़े कवि हैं, काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है, लोक माता। लोक का मतलब होता है संसार और माता का मतलब हम सभी जानते हैं माँ, जन्म देती, ठीक है। तो काका कालेलकर ने लोक माता, असल में जितने भी रचनाकार हुए हैं, चाहे वो कोई भी रचनाकार हो, इस संसार में शायद ही कोई ऐसा रचनाकार होगा जिसने प्रकृति के ऊपर कोई भी रचना न की, कोई कविता, कोई निबंध, कोई कहानी, या उसकी रचनाओं में प्राकृतिक चीजों का वर्णन न हो, नदियों का, पहाड़ों का, ठीक है, पेड़ पौधों का, ऐसा संभव ही नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है।
जरूर उनकी किसी न किसी रचना में इनका वर्णन जरूर होगा। तो वो ये कह रहे हैं कि नदियों को लोक माता कहा है, कहने का मतलब कि इतने बड़े कवि उन्होंने भी इसका वर्णन किया, उन्होंने कालिदास का भी जिक्र किया। तो सभी कवियों के बारे में मतलब एक तरह से परंपरा से जोड़ रहे हो, कालिदास से लेकर के अब तक, कालिदास से लेकर काका कालेलकर तक, और मैं खुद भी कर रहा हूँ, ठीक है, नदियों का वर्णन। तो हम ये वर्णन क्यों है, ठीक है, नदियों की इस तरह का ये महिमा गान क्यों है नदियों का, ठीक है। देखिए एक तरह से अगर हम देखेंगे तो वर्तमान समय में अगर हम देखें तो देखिए सरकार कितने तरह के प्रोजेक्ट बनाती है, ठीक है, गंगा सफाई अभियान, यमुना सफाई अभियान, लाखों करोड़ों रुपए निकालती है, ठीक है, फंड से, ताकि उनकी सफाई दे, लेकिन फिर भी सफाई नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि लगातार गंदगी उसमें मिल रही है। नदियों के किनारे आसपास, ठीक है, चमड़ा फैक्ट्रियां और तमाम तरह की फैक्ट्रियां होती हैं, उनसे गंदा पानी निकलता है, ठीक है, केमिकल होता है उसमें, वो डायरेक्ट नदियों में मिला दिया, जैसे नदियां मृत हो जाती हैं। जबकि नदियों का पानी कैसा होता है? अमृत के समान होता है, जीवन देता है, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा उन्होंने कि काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता क्यों कहा है? ये लोक माता शब्द बच्चों बहुत ही गूढ़ शब्द है, ठीक है ना। ये मतलब ये एक बहुत बड़ा शब्द है लोक माता। लोक मतलब संसार होता है, संसार की माता। जैसे माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, उसी तरह नदियां भी, ठीक है, नदियां भी आदिकाल से, अनादिकाल से वो मनुष्य सत्ता का पोषण करती आई है। जहां जहां से नदियां गुजरी हैं, सभ्यता वहीं आसपास ही विकसित हुई है। जो मानव सभ्यता वहीं आसपास विकसित हुई, ठीक है। लोगों ने नदियों को देखी, नदियों से क्या क्या नहीं मिलता है, ठीक है। गंगा नदी को देखिए, गंगा नदी के दोनों तरफ आपको बहुत बड़े बड़े शहर बसे हुए दिखेंगे। यमुना नदी को देखिए, दिल्ली, ठीक है, उत्तराखंड, ऐसे तमाम, मतलब गिनती नहीं है शहरों की। आगरा, मथुरा, लखनऊ, बनारस, ठीक है, तमाम शहर हैं, इलाहाबाद, आपको तमाम शहर मिलेंगे, ठीक है, बड़े बड़े शहर। उधर वेस्ट बंगाल चले जाइए, ठीक है, वहां मतलब नदियों के आसपास ही मानव सभ्यता का विकास होता है, ठीक है। तो नदियां सदैव जो मनुष्य है उसका पालन पोषण करती है, वो एक माँ की तरह देखभाल करती है, ठीक है। अब देखिए नदियों में बांध बनाइए, उससे बिजली मिलती है हमें, नहर निकाल के सिंचाई में काम लाते हैं, मछली पालन, तमाम तरह की सुविधाएं हमको नदियों से मिलता है, ठीक है, नदियों से मिलती है। तो इसी कारण से काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा। क्यों? कि नदियां लोक संस्कृति की वाहक भी होती है, ठीक है। नदियां जो है वो लोक संस्कृति की वाहक होती है। कितने हमारे धार्मिक रीति रिवाज, परंपराएं नदियों से जुड़े हुए हैं। अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो आपको पता है कि जब तक उसकी अस्थियों का विसर्जन नदी में नहीं हो जाता, गंगा नदी में लोग जाकर करते हैं, पवित्र मानते हैं हम लोग सब लोग, ठीक है। बावजूद इसके और भी जहां जो लोग नहीं जा पाते वो भी करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी है कि इन सब चीजों के बावजूद भी मनुष्य विकास की दौड़ में इतना अंधा हो चुका है कि वो उन चीजों को नहीं देख पाता कि किस कारण से नदियों को हम दूषित कर रहे हैं, ठीक है, उनको मृत करते जा रहे हैं। लोग नदियों का सीना छलनी करके वहां से रेत निकालते हैं, ठीक है, जो उससे उनका जो प्राकृतिक संतुलन है पूरी तरह से बिगड़ जाता है, ठीक है ना। तो इन सब चीजों पर रोक लगनी चाहिए। शायद इसी कारण से उन्होंने इस निबंध को लिखा होगा, ठीक है। और इस निबंध को पढ़कर हमें ये चीज सीखनी चाहिए, हमें ये जो चीजें हो रही, हमें इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ठीक है, हमें इन चीजों पर रोक लगानी चाहिए, या भविष्य में हम उस स्तर तक पहुंचे तो हम इसकी रोकथाम करें। आगे देखते हैं। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या अर्थ है? बहुत अच्छी बात कही कि जैसे नदियां जो है माता बन जाती हैं, कैसे? जब वो उतरकर मैदानी क्षेत्रों में आ जाती हैं। बहुत सारा जो जनमानस है वो मैदानी क्षेत्रों में रहता है, पहाड़ी क्षेत्रों में भी रहता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में नदियां चूंकि बहुत तेजी से बहती हैं, पानी बहुत तेजी से ऊपर से नीचे आता है, ठीक है, तो वहां पर तो इनका क्या है, वहां उनका बेटी रूप है। तो कह रहे हैं कि अगर मैं इनको माता के बजाय इनका बेटी रूप ही देखे तो उसमें हर्ज क्या है, ठीक है ना। हर्ज का मतलब होता है परेशानी। हर्ज का मतलब है परेशानी। तो और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा? देखो नदियों में ही उन्होंने मतलब कई रूपों को देखा है। जैसे पहले वो कह रहे हैं कि काका कालेलकर नदियों को लोक माता कहा है। निबंधकार ने खुद पहले नदियों के चंचल स्वरूप को बेटियों की उपमा दी, ठीक है, और पाठ का नाम उन्होंने हिमालय की बेटियां रखा। तो उन्होंने कहा कि बेटियां, माँ, और इसके अलावा भी अगर हम उसको प्रेयसी के रूप में देखें, ठीक है, इससे और आगे अगर हम चलें और नदी को प्रेयसी के रूप में ही देखें तो कैसा रहेगा, ठीक है। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है? उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी हम कई तरह से भावना के सूत्र में, ठीक है, भावना के बंधन में नदियों से अपने आप को जोड़ सकते हैं। उनको लोग माता मानते हैं, ठीक है, उनको बेटियां मानते हैं, ठीक है, और उनको प्रेमिका माने या उनको अपनी बहन मान लें, ठीक है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम सभी लोग
कभी ना कभी किसी न किसी प्राकृतिक चीज से, चाहे वो कोई पेड़ पौधा हो, चाहे वो कोई पहाड़ हो, कोई चट्टान हो, कोई तारा हो, कोई नदी हो, कोई तालाब हो, उससे हम एक संबंध बना लेते हैं अपना। ठीक है, जैसे बचपन में एक नदी जहाँ हमेशा नहाने के लिए जाते थे, खेलने कूदने के लिए, मस्ती करने दोस्तों के साथ, आप कितने ही बड़े हो जाएंगे लेकिन उस नदी से आपका एक लगाव बना रहेगा। और जब आप अकेले में रहेंगे, कभी आप नदी में उस जगह पर चले जाएं या किसी तालाब के किनारे आप अकेले बैठ जाएं, तो आप उससे बातचीत जरूर करेंगे, जरूर बातचीत करेंगे। ठीक है, वही भावना की बात यहाँ पर एक कह रहे हैं कि मनुष्य और जो प्राकृतिक चीजें हैं उनके बीच का जो एक संबंध है, अगर हम उसको मानवीय संबंध समझ लें, उसको अपना भाई मान लें, उसको अपनी बहन मान लें, बेटी मान लें, पत्नी मान लें, प्रेमिका मान लें, माता मान लें, तो हम उसकी इसी तरह देखभाल करेंगे। ठीक है, जैसे आपको पता है कि गंगा को माता का दर्जा दे दिया गया है। अब गंगा को कोई गंदा नहीं कर सकता, सरकार ने इस तरह से कानून बना दिया है। ठीक है, कि गंगा की देखभाल एक माँ के जैसी होनी चाहिए। ठीक है, वो एक माँ के समान है हमारे लिए। आगे देखिए, एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई, तो कभी कह रहे हैं, जो निबंधकार वो कह रहे हैं कि मेरी भी एक दिन ऐसी भावना हुई कि मैं इस नदी को अपनी बहन बना लूं। थोलिंग तिब्बत के पास एक जगह है। ठीक है, थोलिंग, तिब्बत को थोलिंग भी कहते हैं। थोलिंग की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। एक दिन कह रहे हैं थोलिंग की बात, तिब्बत की बात है, मेरा मन बहुत उचट गया था, मतलब मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, तबीयत बहुत ढीली थी, मतलब मन बड़ा अनमना सा था, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। सतलज के किनारे जाकर बैठ गए, तो सतलज नदी किनारे वो जाकर बैठ गए। दोपहर का समय था। ठीक है, पैर लटका दिए पानी में, थोड़ी देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया, तो लगा मैं गुनगुनाने। बोले थोड़ी देर के लिए मैंने अपना पैर उस नदी में डाल दिया। नदी चूंकि प्रवाहमान है, तो उस नदी के बहते जल ने जो निबंधकार है उनके मन को भी, ठीक है, प्रगतिशील कर दिया, उनके मन को जीवित कर दिया। ठीक है, जिंदा कर दिया। आप देखिए, जब भी हम नदी में कभी नहाने जाए, जब वहां से हम नहा कर निकलते हैं, तो हमें अपनी ऊर्जा का एहसास होता है। उसका बहता हुआ जल हमारे शरीर के अंदर भी ऊर्जा को भर देता है। ठीक है, तो बोले कि वहां जब मैं गया तो मैंने पैर थोड़ी देर तक नदी में डाल के रखा, सतलज नदी में। थोड़ी देर के बाद मेरा मन तरोताजा हो गया और अपने आप ही मेरा मन गुनगुनाने लगा। ठीक है, एक गीत को अपने आप गुनगुनाने लगा। कैसे, क्या है वो गीत देखिए। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हे बहन सतलज, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी लीला, तुम्हारे रूप बड़े अलग है। ठीक है, माने तुम किस तरह से लीलाएं करते हो। ऊपर तो तुम निकलती हो तो कैसे तलकर छल छल उछल कूद कर बहती हो। ठीक है, बेटियों जैसी लगती हो, फिर समतल मैदान में आकर तुम एकदम शांत, धीर और गंभीर हो जाती हो। हुआ मुदित मन हटा कुमारी, मेरा मन प्रसन्न हो गया। हटा कुमारी, और जो एक नशा छाया हुआ था वो हट गया। ठीक है ना, एक खुमारी छाई हुई थी। नशे में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति नशे में होता है, आप देखेंगे वो बहुत ढीला होगा। ठीक है, वो अपने बस में नहीं होता है। लेकिन हुआ मुदित मन प्रसन्न हो गया। हटा कुमारी, वो जो खुमारी थी, वो जो नशा था वो हट गया। जाओ मैं तुम पर बलिहारी, मैं तुम पर बलिहारी जाऊं। ठीक है, तुम बेटी है बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। तुम बेटी हो और ये हिमालय जो है तुम्हारा पिता है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, ये बहुत चिंतित है लेकिन चुपचाप है। ठीक है, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। ये जो प्रकृति रूपी जो नटी है, जो नर्तकी है, मतलब यहाँ पर जो निबंधकार है प्रकृति को देखिए, कविता बोल रहे हैं। निबंधकार तो है साथ, अब वो कविता बोल रहे हैं, इसलिए वो गीत गा रहे हैं, क्या हो गए, एक कवि हो गए, गीतकार हो गए। तो यहाँ पर जो गीतकार है वो प्रकृति को एक नर्तकी के समान बता रहा है। ठीक है, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, मतलब जो ये प्रकृति जो है एक नटी के समान है, और इसका जो पूरा चित्रित पट, पूरा ये विश्व है, ठीक है, पूरा ये जो विश्व मानस है, ठीक है, पूरा प्राकृतिक जो परिदृश्य है, उस पर जो है अनुपम अद्भुत छाप तुम्हारी। ठीक है, बड़ी ही अनुपम, बड़ी ही सुंदर और आश्चर्यपूर्ण जो है तुम्हारी छाप है। मतलब सतलज, तुम्हारा एक अलग ही महत्व है इस प्रकृति में। ठीक है ना, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हे सतलज बहन, तुम्हारी जय हो। ठीक है, तुम्हारी लीला अचरज है। ठीक है, तो ये जो हमने निबंध पढ़ा हिमालय की बेटियां, ये कहीं ना कहीं मनुष्य और जो प्रकृति है उसके बीच के जुड़ाव को दर्शाता है। ठीक है, एक जुड़ाव है मनुष्य और प्रकृति के बीच में, चाहे वो नदियां हो, पहाड़ हो, पेड़ पौधे हो, ठीक है, तो जीव जंतु हो, इन सब से हमारा एक बहुत ही अटूट संबंध है। इसको हमें समझना है और यही संदेश ये निबंध हमें देता है। और हमें ये भी बताता है कि जो ये नदियां हैं, ठीक है, जो जीवनदायिनी हैं, इनसे हमारा एक गहरा संबंध है। और ये जो दूषित हो रही हैं, हमें इनके खिलाफ थोड़ा सा सख्त कदम उठाना चाहिए। ठीक है, हमें आंदोलन करना चाहिए। ठीक है, कई बार लोग करते भी हैं। ठीक है, और हम खुद कोशिश करें कि किसी भी तरह से हम गंदी चीज़ों को प्रवाहित ना करें। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे कि शहरों में नालियाँ होती हैं, वो नालियाँ बहती हैं, उसमें बहुत गंदा पानी हम लोग फेंकते हैं अपने घरों से, और उसके बाद फिर वो नालियाँ जो है नाले में मिलती हैं और नाला फिर जाके नदी में मिल जाता है।
लेकिन वहां जाने से पहले उस पानी को एक ट्रीटमेंट प्लांट में डालकर उसको ट्रीट करना चाहिए, ताकि उसकी गंदगी को अलग किया जा सके, ठीक है, उसका अलग निस्तारण हो, और जो उसके बाद जो बचा हुआ साफ पानी वो नदी में जाके मिले, ठीक है। तभी नदियों को हम माता, बेटी, बहन या प्रेमिका मान सकते हैं, उसी के समान उनको हम सम्मान दे पाएंगे, ठीक। आप सभी लोग इस पाठ को पढ़ेंगे और इस पाठ में आए जो भी प्रश्न उत्तर हैं, जो भी प्रश्न है, आप उनको प्रश्नों को पढ़िए और पाठ को पढ़ने के बाद उस प्रश्नों के उत्तर को खोजने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।